वन मोर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग क्लासेस में। और फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है उसके फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट को। और आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये चैप्टर बहुत लंबा है तो वीडियो इसलिए थोड़ा बढ़ जाएगा, तो आपको अच्छे से देखना है कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। और अगर आपको इस वीडियो को लेकर फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है, तो आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर और क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 7 तक हमने क्या किया था, हमारे जो पहले के वीडियो है उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और हम इसमें पैराग्राफ 8 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप क्या करो, पहले जो भी मैंने पढ़ाया है वो एक बार रिकॉल कर लो, वो आप याद कर लो, जिससे क्या होगा आगे पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये क्या है, एक कॉम्पिटिटिव एस्से है, मतलब तुलनात्मक निबंध है, जिसमें हम तुलना करते हैं किनके बीच, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता का पश्चिमी सभ्यताओं से हम तुलना कर रहे थे। तो फिर क्या है कि हम तुलना करते करते गांव और शहर की तुलना में आ गए थे। और गांव को क्या कहा गया था, मतलब वो इंडियन सिविलाइजेशन से गांव को जोड़ा गया था, और जो शहर होते हैं, सिटीज होते हैं, उन्हें किनसे जोड़ा गया, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से जोड़ा गया। उन्हें आधुनिकता का प्रतीक माना गया। वहाँ पे तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, वो क्या करता है कि लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और उसमें ये कहा जा रहा था कि वो क्या है, प्रलोभन का जाल है, लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। फिर जो गरीब लोग होते हैं ना, वो बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, जो रिच मैन होते हैं, उनके द्वारा उन्हें लूटा जाता है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आप देखो, हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह क्या होता है, जिनके पास पैसा होता है वो जरूरी नहीं कि उनके लाइफ में क्या हो, खुशी भी हो। और वही हमने पढ़ा था कि जो गरीब लोग होते हैं, भले ही उनके पास पैसे कम होते हैं, लेकिन उनके पास शांति होती है, खुशी होती है। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आप देखो, दे सॉ डैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इंफीरियर ऑफ द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स। मतलब क्या है, उन्होंने देखा, किन्होंने, तो हमारे पूर्वजों ने, कि राजा और उनकी तलवार जो है ना, वो नैतिकता की तलवार के आगे बेकार है। मतलब यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखो कि जो राजा की तलवार होती, राजा मतलब या ये किससे जोड़ा गया है, जो विदेश के लोग होते हैं, राजा होते हैं, जो क्या करना चाहते हैं, लोगों पर अधिकार जमाना चाहते हैं। आप देखो, लोगों के दिलों को जीतना और उन पर अधिकार जमाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो वही कहा जा रहा है कि आप जबरदस्ती क्या कर सकते हो, किसी को जीत सकते हो, लेकिन वो आपका सम्मान करे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर नैतिकता की जो तलवार होती है, यानी सिद्धांत की, सच्चाई की तलवार, इसकी चोट क्या होती है, उससे ज़्यादा गहरी होती है। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहे थे। आप देखो, एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरिंग ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर ऑफ द ऋषिज एंड फकीर्स। मतलब क्या है कि और इसलिए उन्होंने धरती के राजाओं को, ऋषियों को फकीर से नीचे समझा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है, सोवरिंग्स, है ना। इसका मतलब होता है प्रभु, यानी भगवान। मतलब क्या है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह जो धरती के राजा होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रभु समझ रहे हैं ना, लोगों पर क्या कहते हैं कि अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। लेकिन आप देखो कि ये जो धरती के राजा है ना, धरती के जो प्रभु हैं, वो ऋषियों और फकीरों से नीचे हैं। क्योंकि आप देखो, राजा का क्या काम होता है, आप देखो बहुत कम राजा के बारे में आपने सुना होगा कि वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, उदारवादी होते हैं। बहुत सारे राजा क्या होते थे, निरंकुश होते थे, अपनी प्रजा से ज़्यादा टैक्स लेते थे। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, राजा को निगेटिव सेंस में दिखाया गया और जो ऋषि एंड फकीर हैं उनको क्या किया गया है, पॉजिटिव वे में दिखाया जा रहा है कि वो क्या है, जो लेने वाला राजा है उससे बेहतर तो है क्या है, वो फकीर जो दान लेते हैं।
अब आप देखो राजा क्या करता है, जबरदस्ती लेता है, कर लेता है, अपनी जनता की प्रॉब्लम को नहीं समझता है, लेकिन उसे क्या चाहिए होता है कि अपना जो भी उसका टैक्स होता है वो बढ़ा चढ़ा के उसे चाहिए होता है। लेकिन जो फकीर होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो देने का काम करते हैं, और अगर वो कुछ लेते भी हैं तो वो क्या लेते हैं, दान लेते हैं, आपकी क्षमता के अनुसार लेते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अब आप देखो, अ नेशन विद a constitution like this fetters to teach other than to learn from others। मतलब क्या है कि जो संविधान है, जो एक ऐसी राष्ट्रीय संविधान जो क्या करती है, दूसरों को सीखने और सिखाने में सक्षम हो। मतलब क्या है कि जो संविधान है ना, उसमें क्या होता है, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए होता है और बहुत कुछ सिखाने के लिए होता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो क्या है, सीखने में भी सक्षम होती है और सिखाने में भी सक्षम होती है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑन विद इन बाउंड्स। मतलब क्या है कि इस देश में अदालत भी है, वकील है, डॉक्टर थे, लेकिन क्या है, वो सभी बाउंड्स के अंदर हैं, यानी सीमा के भीतर है। मतलब क्या है कि वहाँ सभी सुख सुविधा है, वहाँ हमारे पास सारी फैसिलिटीज है, ठीक है, लेकिन सब हमारे क्या है, सीमा के भीतर है, सीमा से आगे कुछ नहीं है, वो यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, आप देखो जब ये हम पैराग्राफ पूरा कंप्लीट करेंगे ना, ये पैराग्राफ आपका थोड़ा सा अजीब है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब हम इसके एंड पे जाएंगे ना, तब आपको क्लियर होगा कि इसमें क्या कहा जा रहा था। ठीक है, तो आप देखो, everybody knew that these perfections were not particularly superior। मतलब क्या है कि हर कोई जानता था कि यह व्यवसाय विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं है। कौन से व्यवसाय, मतलब हम शहर की जो बात कर रहे थे, शहर में क्या होता है, लोगों को प्रलोभन से अपने पास बुलाया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, मोहग्रस्त कर दिया जाता है। मतलब उनको आदत डलवा दी जाती है कि वो शहर में रहे, आधुनिकता को पहचाने, इस तरह से। तो क्या है ना कि ये जो काम है, ठीक है, ये व्यवसाय जो है ना, विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। जो डॉक्टर के व्यवसाय हैं, वकील के व्यवसाय हैं, ये सब विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। इसके अलावा मतलब आप यहाँ पे देखो, मोर ओवर दिस वकील एंड वेद्स didn't rob people, they were considered people dependent not their masters। मतलब क्या है कि इसके अलावा ये वकील और डॉक्टर लोगों को नहीं लूटते थे। ये जो लोगों को क्या किया जाता था, वकील और डॉक्टर को जो लूटने का यहाँ पे बताया गया था, इससे पहले वाले आपने पेजेस में पढ़ा था, तो यहाँ पे ये बताया गया ना कि इनका काम लूटना नहीं था, ये सीमा के भीतर थे, और ये क्या करते थे, अपने पास बुलाते थे, क्या करते थे, लेकिन उनको लूटते नहीं थे, बल्कि उन पर आश्रित समझे जाते थे। अब आप देखो, जो वकील होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो अब आप ऐसे समझोगे कि उन्हीं से समाज है, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या है, वो समाज की वजह से, अगर लोग उनके पास जाएंगे ही नहीं तो उनका काम क्या होगा। तो वो क्या है ना, लोगों पर आश्रित है, ना कि उनके स्वामी है। भले ही वो क्या करते हैं, हमारा काम करते हैं, लेकिन वो हमारा काम इसलिए कहते हैं ताकि उनका फायदा हो। मतलब आप समझ रहे हो कि ये क्या है कि डिपेंड है हम पे, ना कि वो हमारे स्वामी है। ये यहाँ पे कहा जा रहा था। आप देखो, जस्टिस वॉज टोरेबली फेयर, द ऑर्डिनरी रूल वॉज नॉट अवॉइड कोर्ट्स, देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम। मतलब क्या है, जो न्याय संगत होता है, ठीक है, जो न्याय के साथ होता है, सच के साथ होता है, निष्पक्ष था, ठीक है, कि साधारण नियम अदालतों से बचने के लिए थे, ना कि उन्हें लुभाने के लिए। ये जो साधारण नियम है ना, ये क्या करते हैं कि लोगों को बचाने के लिए है, मतलब उन्हें फंसाने के लिए नहीं है, ये लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे कहा गया है। आप देखो, द एबल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। मतलब क्या है कि यह बुराई भी सिर्फ राजधानियों और उनके आसपास ही मिलती थी। और ये जो बुराई है, मतलब जो वकील की, डॉक्टर की हमने बात की, ये सब जो है ना, ये जो बुराइयां हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, तो सिर्फ राजधानियां में, मतलब बड़े बड़े जो सिटीज़ होते हैं, जो कैपिटल्स होते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी बुराइयां मिलेगी। अब आप देखो, कोई भी छोटे से काम होते हैं, ठीक है,
उसमें मीडिएटर काम करता है, मतलब जिसे हम दलाल कहते हैं, है ना। वो क्या करता है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही कहा गया है कि जो दलाल होते हैं ना, टाउट्स मतलब क्या होता है, दलाल, वो क्या करते हैं, आपको एक बीच का रास्ता बताएंगे कि अरे देखिए आप ये वकील वकील के चक्कर में क्या पड़िएगा, मेरे से आप ये करो, आप मेरा मतलब पैसे से आप मुझे सपोर्ट करो, मैं क्या करूँगा, आपको न्याय दिलवा दूंगा। तो ये सब जो दलाल होते हैं, मीडिएटर होते हैं, इन्हीं के बारे में कहा गया है। क्या है कि इनसे बचने के लिए थे, उन्हें लुभाने के लिए नहीं थे। ये जो कोर्ट थे, इनका क्या काम था कि वो डायरेक्ट जनता के लिए काम करे, ना कि वो बीच जो मीडिएटर होते हैं उनका फायदा करवाएं। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा था। फिर क्या है, और ये जो बुराई है, ये जो दलाल लोग होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं, तो वो सिर्फ राजधानियां में होते हैं। अब आप गांव में जाओ, गांव में ऐसे जो सिचुएशन होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो आपको बहुत कम दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, तो वो आपको सिटीज़ में मिलेंगे, कैपिटल्स में मिलेंगे। आप देखो, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब क्या है कि जो आम लोग होते हैं, आम जनता होती है, वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, मतलब क्या है कि अपना कृषि व्यवसाय किया करते हैं। जो साधारण व्यक्ति होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनके पास क्या काम होता है, कुछ नहीं, वो आराम से खेती करते हैं और क्या करते हैं कि दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, मतलब वो क्या करते हैं कि घर की जिंदगी का सच्चा आनंद लेते हैं। आप देखो, जो शहर के लोग होते हैं, उनके पास मान लिया पैसा बहुत होता है, लेकिन आप देखो ना, उनके पास वक्त होता है, ठीक है, कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार पाए, ना ही उनके पास क्या होता है कि ज़्यादा प्रेम होता है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये आपको गांव में देखने के लिए मिलेगी। तो अब आपको ये पैराग्राफ समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि शहर में आप देखो क्या होता है कि हमें दलाल मिलेंगे कोई भी काम के लिए। अब आप जाओगे, कोर्ट जाओगे, आपको कोर्ट में आराम से काम हो जाएगा, लेकिन अब आप देखो वहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा झूठ सच होता है कि मतलब ये सब अच्छा नहीं लगता है। और वहीं आप अगर गांव में जाओ तो वहाँ लोगों की ज़िंदगी बहुत साधारण है। वो क्या करते हैं, आराम से जो उनका काम है कृषि करते हैं और घर की जो ज़िंदगी होती है उसका आनंद लेते हैं। और यही क्या है, सच्चा सुख भी है, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हो, रियल जो लाइफ है उसको जी रहे हो, तो अगर आपके पास कम पैसा भी है ना, फिर भी क्या है, आप सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, तो ये बड़ी बात है। अब आप देखो, हम पैराग्राफ 9 में इन कर गए हैं। इसमें क्या है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, मतलब क्या है कि भारतीय सभ्यता जो मेरे द्वारा उल्लेखनीय है। मेरे मतलब महात्मा गांधी, ये जो ऑथर है वो कौन है, महात्मा गांधी है। तो उन्होंने ही ये एस्से में लिखा है कि जो उन्होंने भारतीय सभ्यता को लिखा है, जो वर्णन किया है उसका, ठीक है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, मतलब क्या है कि इसके शुभचिंतकों द्वारा इसी तरह वर्णित किया गया है। मतलब इन्होंने वही बात कही है, इन्होंने अपने मन से कुछ ऐड नहीं किया है यहाँ पे, उन्होंने वही बात कही है जो इनके समर्थक कहते हैं। जो भारतीय सभ्यता के जो पूर्वज है, जो इतिहासकार है और जो इसके वोटरीज यानी समर्थक है, वो सब इस तरह भारतीय सभ्यता को क्या किए हैं, उल्लेख किए हैं। उन्होंने इस तरह भारतीय सभ्यता को समझा है और महात्मा गांधी ने अपने लैंग्वेज में हमें समझाने की कोशिश की है कि भारत की क्या विशेषता है, हम कैसे साधारण लोग हैं, हम आराम से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम नहीं चाहते क्या कि हम शहर की भीड़ का हिस्सा बने, हम गांव में शांति ढूंढते हैं। आप देखो, in no parts of world and under no civilization have all men attained perfection, मतलब क्या है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, ठीक है, अगर हम दुनिया की किसी भी पार्ट में जाएं, किसी भी हिस्से में जाएं, तो कोई भी सभ्यता आपको परिपूर्ण प्राप्त नहीं कर पाएगी, ठीक है, परिपूर्णता नहीं प्राप्त करा पाएगी। मतलब क्या है कि आप देखो, परफेक्शन जो होता है, जो परिपूर्णता होती है, वो आपको
हर जगह दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कहीं कुछ कमी नज़र आएगी तो कहीं कुछ, लेकिन जो भारतीय सभ्यता है, हम क्या करते हैं, हम बहुत साधारण लोग हैं, हमें न ज़्यादा हमारा वांटेज है, हम ज़्यादा कुछ चाहते ही नहीं हैं, ठीक है। तो जब हम कुछ ज़्यादा चाहेंगे ही नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता है, हम साधारण ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो ये वही बात कही गई है कि दुनिया में किसी भी हिस्से में क्या है, ऐसी परिपूर्णता आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब हमारी जो प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट टू मॉडल बींग्स दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोडरेटली। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है, नैतिक स्तर को बढ़ाना है। हम क्या चाहते हैं कि हम नैतिकता को बढ़ाएं, नीति, धर्म, सच्चाई, ये सब को बढ़ाना है, ना कि अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना। यहाँ पे देखो अनैतिकता होगा, ठीक है, इमोरलिटी हम पढ़ रहे थे तो अनैतिकता होगा, यहाँ पे छूट गया है टाइपिंग में, तो ये आप देख लेना, यहाँ पे अनैतिकता है। तो हम क्या करते हैं कि नैतिकता को बढ़ाते हैं, जो वास्तविक खुशी है। देखो यही कहा गया, हमने पहले भी पढ़ा कि मन की खुशी, मन का सेटिस्फैक्शन जो होता है, वो क्या है, वास्तविक खुशी है, वही नीति है, वही धर्म है, वही सच्चाई है। तो हम क्या करते हैं, इस पे विश्वास रखते हैं, हम दिखावा नहीं चाहते हैं, हम सूट बूट पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चलना चाहते हैं, हम उसी तरह खेत में, वही पुरानी कुटियों में, वैसे ही तरह के घर, वैसे ही तरह खान पान, रहन सहन, हम सब पुरानी रियल चीज़ों को चाहते हैं। तो यही बात यहाँ पे कहा गया कि हम अनैतिकता का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या, आप शहर में जाओ, शहर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। शहर के जो लोग होते हैं, आप देखो, वो अपने पड़ोसी को भी नहीं पहचानते हैं। तो ये क्या है, उनके पास टाइम ही नहीं होता इस सब के लिए, तो ये सब व्यर्थ है। लेकिन आप गाँव में देखो तो पूरा का पूरा गाँव ही एक फैमिली की तरह रहता है। तो वो क्या है, भारत की विशेषता है। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज हैज ऑन अ बिलीफ इन गॉड। मतलब क्या है कि बाद वाले ईश्वर विहीन है, पूर्व वाले ईश्वर में विश्वास रखने वाले, यानी जो हमारे पूर्वज है। आप देखो, लोग क्या कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो पिछड़ी हुई है, मतलब क्या है, हम पूर्व के लोग हैं, पुराने लोग हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि जो पुराने लोग हैं ना, वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। हम क्या करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम ये सोचते हैं कि जिस तरह दिन रात आते जाते, उस तरह ही क्या होता है कि अच्छे दिन और बुरे दिन आते जाते हैं। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, और वही क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं हिम्मत भी देता है। तो हमारा कोई भी काम अलग तरीके से होता है, हम धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन आप देखो, जो बाद वाले हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, वो ईश्वर विहीन है, वो क्या करते हैं कि ईश्वर पे भरोसा नहीं रखते हैं। तो यही बात है। और आप देखो कि ईश्वर पे भरोसा रखना अंधविश्वास नहीं है। आप देखो, ये बिल्कुल सही बात है, साइंस फैक्ट है कि अगर क्या करते हो आप, किसी पॉजिटिव एनर्जी से क्या करते हो कि उस पर ध्यान लगाते हो, उसे अपना सोर्स मानते हो, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेगा, आपके अंदर शक्ति जरूर देगा। ये साइंस भी कहता है। हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई पॉजिटिव शक्ति तो है भाई धरती पे। आप देखो, ये जो धरती पे बहुत चीज़ ऐसे है जो हम नहीं मान सकते कि ईश्वर नहीं है। आप देखो कि हम लोग क्या है, इतने बढ़ रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं, फिर भी क्या होता है, एक समय आने के बाद हर इंसान का मौत निश्चित है। तो अगर हम वाकई में डेवलप्ड हैं, ठीक है, हम सब कुछ जानते हैं, तो हम इसके बारे में भी जान जाते हैं। लेकिन क्या है कि हम ये सब नहीं जानते हैं। तो ईश्वर तो है कहीं ना कहीं, तो हम लोग क्या है, ईश्वर को मानने वाले हैं। ये जो हमारा मानना है, वो हमारा पिछड़तापन या फिर हमारा अंधविश्वास नहीं है, ये क्या है, एक सच्चाई है, हमारा मान्यता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। आप देखो, सॉरी, यहाँ पे है सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, बहुत ही समझने वाले और बहुत ही विश्वास करने योग्य। हम लोग क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। आप देखो, हमारे यहाँ सिर्फ क्या होता है कि बुक से पढ़ाई नहीं की जाती है। हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से ज़्यादा सामाजिक ज्ञान रखते हैं। मतलब क्या, हम चीज़ों को समझते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो उसके पीछे जो कारण होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखो कि ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास के योग्य है, समझने वाले हैं। लेकिन
जो लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, साइंस पे ध्यान देते हैं। हम भी क्या है, ऐसा नहीं कि हम डेवलप नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत क्या है, अगर हम भारत की सभ्यता को देखें, आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे डेवलप्ड सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। और वो कहाँ की थी, तो भारत की थी। तो भारत ऐसा नहीं है कि हम क्या है साइंस में पीछे हैं या हम अपने सोच में पीछे हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास बड़ी गाड़ियाँ हो गई, आप अच्छे कपड़े पहन लिए, सूट बूट पहन लिए, तो आप क्या हो, सभ्य हो गए। और हम क्या है साधारण कपड़े पहन रहे हैं, तो हम क्या है आपसे पीछे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखो, इट वी हैव, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था कि गलत फिर से वही टाइप हो गया था लाइन, तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो आप देखो, इट वहुप्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज चाइल्ड क्लिंग टू मदर ब्रेस्ट। मतलब क्या है कि यह भारत से प्यार करने वालों का कर्तव्य है, मतलब ये भारतवासियों का कर्तव्य है कि भारत की पुरानी सभ्यता से उसी तरह चिपक जाए जिस तरह बच्चा माँ की छाती से चिपक जाता है। मतलब आप देखो, अगर हम देश से प्यार करते हैं तो हम क्या करेंगे, देश से अपनी जो पुरानी सभ्यता है, क्योंकि आप देखो अगर हम अपना सभ्यता खो देना तो फिर क्या है कि हमारे देश की खासियत खत्म हो जाती है। हमारा एक ही धरोहर, ठीक है, एक ही धरोहर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, तो हमारी सभ्यता। यही हमारा जो क्या है विकास होगा, यही करा सकता है। तो सभ्यता से हमें उसी तरह लगाव रखना चाहिए जिस तरह बच्चा क्या करता है, अपनी माँ की गोद से चिपका रहता है, अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि हमें भी अपने देश के प्रति उसी तरह प्यार करना है। अब देखो कि क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपकी सभ्यता को पीछे कर देगी। अगर आप भारत की सभ्यता को देखने जाओगे तो हमारे अंदर बहुत सारी विशेषता है। आप देखो, जहाँ विश्व के जो बहुत सारे देश है वो एक धर्म को मानते हैं, ठीक है। आप देखो, बहुत ही कम ऐसे जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलरिज्म को मानने वाले हैं। लेकिन आप देखो, अगर सब लोग क्या करेंगे कि अपने देश के लिए कोई धर्म लागू कर दे, तो जो बाकी जो धर्म के लोग रहेंगे वो कहाँ जाएंगे। आप देखो, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो बहुत सारी है, ठीक है, जो हिंदू कंट्रीज़ है वो भी बहुत सारी है, जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ है वो भी बहुत सारी, मतलब अलग अलग धर्म के बहुत सारे देश हैं। लेकिन आप देखो, भारत में क्या है, इतनी ज़्यादा विविधता है। भारत, अगर दुनिया में अगर हम विविधता की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा विविधता किस देश में है, तो भारत में है। यहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म, वेशभूषा, खान पान, बहुत ही वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्या है, हर एक दूसरे के प्रति क्या है, सद्भाव है, प्रेम है और सम्मान है। हम क्या करते हैं कि अगर हम हिंदू हैं तो ठीक है, हम अपने धर्म का सम्मान तो करते हैं, लेकिन हम दूसरे के धर्म का अवहेलना भी नहीं करते हैं। जहाँ सारी कंट्रीज़ क्या कर रही है, अपने आप को खास धर्म के लिए बना रही है, वहाँ पे भारत ने क्या किया, सब धर्म के बारे में सोचा। हमने सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, हमने जो भी, आप देखो भारत में क्या है, 8 धर्म हैं वो रहते हैं। बौद्धिज्म हो गए, जो यहूदीज़ हो गए, बहुत सारे धर्म के लोग भारत में रहते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, सब के लिए जगह है, हम सबका सम्मान करते हैं, हमारे दिल में सबके लिए प्यार है। तो ये भारत की विशेषता है। तो आप देखो, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मतलब क्या है कि मैं पश्चिमियों का निंदक नहीं हूँ, मतलब जो पश्चिम के लोग हैं, ठीक है, मैं उनका निंदक नहीं हूँ, मतलब मैं उनकी बुराइयाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। ये कौन कह रहे हैं, तो महात्मा गांधी कह रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फ्रॉम मेनी अ थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मतलब क्या है कि मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने क्या किया है, हमें बहुत से जो साहित्य है ना उन्हें सीखने को दिया है। मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि हम पश्चिमी सभ्यता का आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम उनके आलोचक नहीं हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम तो उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जो बहुत कुछ हमें सिखाती है, और वो किसने हमें दिया है, तो वेस्टर्न लोगों ने हमें दिया है। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। बट लेकिन क्या है कि आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग me that if I want India to rise to its fullest height। मतलब क्या है कि मैं
आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ। मतलब मैं उसका आलोचक नहीं हूँ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाता हूँ, बल्कि मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ, मैं उसका आभारी हूँ कि उसने क्या किया कि यह सिखाने के लिए कि अगर मैं भारत को शिखर तक पहुंचाना चाहता हूं तो क्या करना होगा कि मुझे अवश्य अपने देशवासियों को साफ तौर पर कह देना चाहिए। आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली डैट। मतलब आप देखो, जो पश्चिमी सभ्यता होती है ना, वो हमें बिल्कुल क्लियर कट बात करने को सिखाती है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि उनमें बहुत कुछ, सब कुछ मतलब बुरा ही है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हम सीख भी सकते हैं। लेकिन आप देखो, वही बात फिर से मैं रिपीट करूंगी कि नई चीज़ों को सीखना, पुरानी चीज़ों को भुलाना नहीं है इसका मतलब क्या है, हम नई चीज़ों को एब्जॉर्ब तो करेंगे लेकिन हम पुरानी चीज़ों को भी रखेंगे अपने पास, ये यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो आप देखो, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब क्या कि आधुनिक सभ्यता का वर्षों से अनुभवों है, यहाँ पे अनुभवों लिखा गया, ठीक है, अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस। I have learned one lesson from it, and that is that we must shun its all cost। मतलब क्या है, जो आधुनिक सभ्यता है ना, उससे मैंने अपने अनुभवों के बाद ये समझा कि इसमें एक सबक सीखा, और वह यह है कि हमें इसकी भी कीमत को दूर रखना चाहिए। हमें क्या है कि इसे किसी भी कीमत में दूर रखना चाहिए। मतलब ये क्या किए कि आप देखो, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी, तो विदेशों से की थी, इंग्लैंड से की थी। तो वो क्या है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखे और उन्होंने सीखा। वो वहाँ रह के पढ़ रहे हैं तो वो इंडिया के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ पे भी रहा है तो वो उसको भी समझ रहे हैं, और वो अपने अनुभवों के दम पे ये कहते हैं ना कि हमें क्या है कि एक सबक सीखना चाहिए कि हमें क्या है, इसकी किसी भी कीमत, जो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, किसी भी कीमत पे इससे दूर रहना चाहिए। मतलब आप देखो कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, कई बार कहा गया है कि जो टेम्पोररी चीज़ होती है ना, वो क्या होती है ना, बहुत जल्दी से विकास कर जाती है। आप देखो, जो टेम्पोररी चीज़ होती है वो बहुत जल्दी से विकास कर जाएगी, लेकिन जो परमानेंट चीज़ होती है, ठीक है, जो हमेशा की होती है, वो आप देखो वो धीरे धीरे ग्रो करेगी। लेकिन दोनों में एक फ़र्क होता है कि ये जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना पड़ता है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे ना, तो हमारी नींव मजबूत रहेगी और हम अपना जिस लेवल पे, जिस पोजीशन पे हम एक बार पहुंच गए ना, उससे पीछे हम नहीं हटेंगे। लेकिन आप देखो, अगर हम तेजी से विकास करें, जैसे आप एक चीज़ समझो, आप घर बना रहे हो, आप अपना घर 6 महीना के बदले 3 महीना में आप अपना घर रेडी कर दो, ठीक है, बहुत ऊंचा घर बना लो आप, तो आपका घर ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि उसका जो नींव है ना, वो कमज़ोर होगा, वो जिसपे जो आधार है उसका वो ही कमज़ोर होगा, तो वो क्या है, आपका घर कभी भी गिर सकता है। लेकिन आप देखो, उसको आप टाइम दो, ठीक है, बहुत टाइम दो, तो आपका घर क्या होगा ना, भले ही धीरे धीरे बनेगा। जहाँ पे आप 3 महीने में बना रहे हो, वहाँ पे आपको 1 साल लग रहा है, 12 महीना लग रहा है, सॉरी 12 मतलब क्या है कि 1 साल लग रहा है, 14 महीना लग रहा है। तो ऐसे में क्या होगा ना, टाइम भले ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपका जो घर होगा ना, वो टेम्प्रोरी नहीं रहेगा, वो परमानेंट बन जाएगा। तो वही बात है कि जो जल्दी में करता है ना, वो अच्छा नहीं होता, लेकिन जो धीरे धीरे विकास करता है वो सही होता है। तो ये यहाँ पे समझाया जा रहा था, ठीक है। अब आप देखो, पैराग्राफ 11 में हमने 2 पैराग्राफ को यहाँ पे देख लिया। अब आप देखो 11 में क्या है कि व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है हमारे ऑथर ने कि आधुनिक सभ्यता क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज वर्शिप टू द मटेरियल। मतलब क्या है कि यह संसाधनों की पूजा है। ये जो आधुनिकता है ना, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ संसाधनों की पूजा करती है। मतलब क्या करता है, यहाँ पे हम मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, मशीनरी के ऊपर डिपेंड है, तकनीक के ऊपर डिपेंड है, ये सिर्फ उनकी पूजा है, ठीक है। लेकिन आप देखो, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूथ इन अस। हमारे अंदर के भाव की शून्यता की पूजा है, और हमारे अंदर की जो भाव है ना, ये शून्यता की पूजा है। कौन? तो आधुनिक सभ्यता। इट इज कंप्लीट डेट मेटेरियलिस्ट। मतलब क्या है कि यह पूर्णता भौतिकवाद है।
आप देखो भौतिकवाद मतलब क्या है कि आप देखो जो आधुनिक सभ्यता है, जो साइंस है, यहाँ हर काम क्या होता है, मशीनों से होता है, रोबोट से होता है, ठीक है। तो यहाँ इंसानों के लिए जगह ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप देखो शहरों में क्या है, आप देखो शहर में जितने लोग नहीं होंगे उससे ज़्यादा आपको मशीन नज़र आएगी। तो यही बात है कि वहाँ पे न क्या है, बस भौतिकवाद है, चीज़ों का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, लेकिन जो मानव है, जो इंसान है, उनका विकास अभी होना बाकी है। यही यहाँ पे कहा गया है। आप देखो एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, ठीक है, क्या है कि आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। इफ इट डजंट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ आवर थ्रीम ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। मतलब क्या है कि जो आधुनिक सभ्यता है ना, वो कुछ नहीं है अगर वो भौतिक सभ्यता की जीत के लिए चरण के बारे में नहीं सोचती है। वो क्या करती है ना कि भौतिक सभ्यता की जीत के बारे में नहीं सोचती है, वो ये नहीं सोचती है कि क्या है जो भी रियल चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी रहस्य है धरती का, वो उसे समझने की कोशिश नहीं करती। आप देखो इनका जो विकास हो रहा है ना, वो अलग क्षेत्र में हो रहा है। उनका बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है, उनका भौतिक विकास हो रहा है। मतलब वो बस सामानों का आविष्कार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। उनका जो सभ्यता है ना, वो उस जीत की सोच नहीं रखते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। अब देखो पैराग्राफ 12 में आते हैं। तो अब देखो ये पूरी तरह से क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में ये बताया गया कि वो किस तरह खास है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस तरह वो सिर्फ और सिर्फ मशीनों का नाम बन के रह गया है। सिर्फ वहाँ पे मशीनीकरण जो होता है, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मशीन का विकास हो रहा है, ठीक है, साइंस का विकास हो रहा है, लेकिन जो सच में जो क्वेश्चन होने चाहिए वो वहाँ पे नज़र ही नहीं आते हैं लोगों को। आप देखो इट इज़ perhaps unnecessary if not useless to compare of material is to civilization। मतलब क्या है, ये शायद अनावश्यक है, मतलब ये जरूरी नहीं है। अगर नहीं है तो दोनों सभ्यताओं की गुणों का तुलना करना ही बेकार है। मतलब यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये जो मशीनीकरण हो रहा है, ये जो विकास हो रहा है साइंस का, ये क्या है ना, इतना जरूरी नहीं है, ये अनावश्यक है, ठीक है। और अगर ये अनावश्यक है ना, मतलब ये जरूरी ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता है कि हम क्या करें, दोनों सभ्यताओं के गुणों की तुलना करें। ये तुलना करना ही बेकार हो जाएगा अगर ये सच ना है तो, ठीक है। कौन दो सभ्यता, तो भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न सभ्यता। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट एंड इन्वॉल्व a civilization suited to its climate and surrounding। मतलब क्या है कि यह प्रतीत होता है, ये दिखता है लेखक को कि जो पश्चिम की सभ्यता है ना, पश्चिम ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जो क्या है कि उनके जलवायु और परिवेश के अनुकूल है। मतलब आप देखो अगर आपको इंडिया में रहने की आदत है, गांव में रहने की आदत, तो अगर आप शहर जाओगे ना, अगर आप विदेश में चले जाओ तो आपको बहुत ऑड लगेगा, ठीक है। वहाँ लोग आपस में ही अपने में ही बिजी रहते हैं, ठीक है, उनके पास थोड़ा भी वक्त नहीं है। तो अब ना उनको आदत हो गई है, मतलब ये 5 साल 10 साल की तो बात नहीं है, जब से ये अपना विकास करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जब से ये अस्तित्व में आए हैं, तब से उन्हें इसी तरह की जो जलवायु है, जो परिवेश है, उसमें रहने की आदत हो गई है। तो वो उनके लिए ही ठीक है, वो जहाँ है वहाँ रहें, हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, ये कहा गया है। आप देखो द सिमिलरली वे हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन। और ठीक इसी तरह, मतलब जिस तरह वो अपनी जगह पर खुश हैं, उसी तरह हमारी सभ्यता जो है वो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। मतलब जिस तरह वो अपनी सभ्यता में फिट है, उसी तरह हम भी अपनी सभ्यता में फिट बैठते हैं, ठीक है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स। मतलब क्या है कि हम दोनों अपने अपने स्पेयर्स, अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं। लेकिन आप देखो हमने जब स्टार्ट किया था तो आपको बताया था, ये बात लेखक क्यों कह रहे हैं, हमने स्टार्ट नहीं किया था कंपेयर करना, ये वहाँ के लोगों ने स्टार्ट किया था। उन्होंने ये समझा ना,
वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो भारत की सभ्यता है ना वो पिछड़ी हुई सभ्यता है, हमारा सोच विकसित नहीं है, हम क्या है कि आधुनिकता हमारे अंदर नहीं है, हम फ्रैंक नहीं हैं, हमारे पास हमें अज्ञानता कह के संबोधित किया गया, अज्ञानी कह के, ठीक है, अशिक्षित कह के। तो इस बात पर लेखक कहते हैं कि भाई ठीक है, हम जैसे भी हैं हम वैसे ही अच्छे हैं और आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, ठीक है। अब आप देखो पैराग्राफ 13 जो है हमारा कि द डिस्टिंग्विशिंग यानी खास, और क्या है कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता, तो ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लाइसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब क्या है कि आधुनिक सभ्यता की विशेष अंतर मानवीय इच्छाओं की एक अनिश्चित बहुगुणता है। देखिए जो आधुनिक सभ्यता है, ठीक है, वो क्या करता है, मानव के अंदर बहुगुणता और अनिश्चित वांटेज ला देता है। मतलब क्या है कि आप देखो हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह हमें क्या करना चाहिए, मन पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मन को आप जितना पूरा करते जाओगे, ठीक है, उसकी जो चाहत होती है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो हमें क्या करना है कि मन पे कंट्रोल करना है। लेकिन ये जो आधुनिक सभ्यता होती है ना, ये क्या करती है, आपके मन को बिल्कुल अनिश्चित बहुगुणता तक बढ़ाती जाती है। मतलब ये आप में कुछ पाने की चाहत क्या करती है और बढ़ा देती है। तो ये क्या है, हमारे लिए सही नहीं है, यही यहाँ पे कह रहे हैं। आप देखो द कैरेक्टरिस्टिक of ancient civilization is an imperative restrictions upon and a strict regulationing of these wants। मतलब क्या है कि जो प्राचीन सभ्यता है उसकी विशेषता इन प्रतिबंधों पर एक अनिवार्य प्रतिबंध है और सख्त विनियमन है। मतलब क्या है, ये जो प्राचीन सभ्यता, मतलब जिस तरह आधुनिक सभ्यता हमें और क्या करती है, पाने की चाहत जगाती है, ठीक उसी तरह मतलब उसके ठीक विपरीत प्राचीन सभ्यता क्या करती है कि हमें एक प्रतिबंध में डालती है। एक हमारे ऊपर उसका क्या रहता है कि प्रतिबंध रहता है, हमें रूल रेगुलेशन में सिखाती है, एक रेगुलेशन होता है उसका कि हम ज़्यादा ना सोचें, हम अपने मन पे कंट्रोल करें। ये मैंने आपको जब सेकंड वीडियो पढ़ाया था ना, तो इसमें बहुत अच्छे से मैंने मन के बारे में बताया था कि मन क्या है, एक ऐसा बर्ड है, ऐसी चिड़िया है जो सभी दिशाओं में उड़ना चाहती है। मतलब मन का कोई भी निश्चित नहीं है, वो आपको कभी भी कुछ भी अपनी चाहत आपको कहेगा और आप क्या करोगे, उसको पूरा करने लगोगे। जैसे एक छोटे बच्चे को आप देखते हो, वो क्या होता है, जिस चीज़ को देखता है उसे वो चाहिए होता है। तो ठीक उसी तरह हमारा मन होता है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी कि अगर बच्चे सब कुछ मांगेंगे तो हम उसको सब कुछ देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जिस तरह हम छोटे बच्चे को समझाते हैं, उसी तरह क्या करना चाहिए, हमें अपने मन पर रोकना चाहिए। कई बार क्या होती है, आप देखोगे मम्मी लोग क्या करती है, कई बार बच्चों को दे भी देती है चीज़, लेकिन कई बार जो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं होती है, यूज़फुल नहीं होती है, वो उसको डांटती है। तो उसी तरह क्या है कि ये जो प्रतिबंध होता है ना, सख्त विनियमन होता है ना, ये क्या होता है कि ये प्राचीन सभ्यता की विशेषता है और ये इंसान के लिए, मानव के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर देखो द मॉडर्न और वेस्टर्न अनडिसवर्नेस अराइज रियली फ्रॉम wants of a living faith in a future state and therefore also in divinity। मतलब क्या है कि आधुनिक या फिर जो पश्चिम सभ्यता है उसमें अस्थिरतापन है। मतलब क्या है, वो स्थिर नहीं है, वो बहुत चंचल है और इसकी उत्पत्ति वास्तव में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य में भी रहने की चाहत हो और देवलोक में भी। मतलब आप देखो क्या होता है ना कि ये जो हमारे मन में अस्थिरतापन लाती है, आधुनिकता जो लाती है, ये क्या है ना कि इसी तरह की फीलिंग है जब क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, भविष्य में भी रहना चाहते हैं और देवलोक में भी। मतलब आप देखो देवलोक कहाँ थे, पास्ट में, ठीक है। तो जब आप पास्ट में भी जाना चाहोगे और फ्यूचर भी आपको चाहिए, तो इसी तरह जो अस्थिरतापन पैदा होता है ना, ये इसी सिचुएशन में पैदा होता है। इसमें क्या होता है, आदमी को दीन भी चाहिए होती है और दुनिया भी चाहिए होती है। मतलब आप देखो जैसे कई बार क्या होता है, आपके पास सोच लो दो एक चीज़ें हैं, ठीक है। मान लो आपके पास पैसे हैं, आपको उसको बचा के रखना है आपके घर के लिए, ठीक है।
अगर कोई चीज़ आ गई तो आपको क्या होता है, कभी कभी वो खरीदना भी होता है लेकिन आपको पैसे भी बचाने होते हैं। तो ये क्या होता है, आपके मन में अस्थिरता ला देती है। मतलब आपका मन करने लगता है अरे कभी खरीद लेते हैं, फिर आप सोचोगे नहीं 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 खरीदेंगे। तो क्या होता है ना कि आपका मन मतलब बिल्कुल अस्थिर हो जाता है। तो ठीक उसी तरह क्या है, ये पश्चिमी अस्थिरता जो है, जो आधुनिक सभ्यता है, ये इसी सिचुएशन में पैदा होती है। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे लिखा गया है कि द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइज फ्रॉम अ बिलीफ। मतलब क्या है कि प्राचीन या पूर्व सभ्यता का संयम एक विश्वास से उत्पन्न होता है। आप देखो जो पुरानी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, अगर आपको क्या करना है, इसमें संयम बनाना है, ठीक है, बैलेंस करना है उसे, तो ये एक विश्वास से उत्पन्न होगा। आपको क्या करना होगा कि अपनी सभ्यता से प्यार होना चाहिए, अपनी संस्कृति के तरफ आपका सम्मान होना चाहिए। तभी क्या होगा कि इसके जो संयम है ना वो स्थापित होगा, वो आपके मन में उत्पन्न होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके ऊपर। ऑफन इन स्पाइट टू आवर सेल्व्स इन फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। मतलब क्या है कि भविष्य की चिंता छोड़कर खुद को परलोक की चिंता में लीन करना होगा। अगर हम चाहते हैं पुरानी सभ्यता को, तो हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी होगी। आप देखो जो लोग कल के बारे में सोचते हैं ना, आप सोचो वो आज पे तो ध्यान नहीं देंगे, वो सिर्फ कल के बारे में सोचेंगे और कल कभी नहीं आता है। ऐसे क्या होता है ना, उनका सारा जिंदगी फालतू में चला जाता है, बस व्यर्थ में चला जाता है। तो हमें क्या करना है, कल के बारे में नहीं सोचना है, जो है आज है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप भविष्य की चिंता कर रहे हो तो उसको आप छोड़ दो। नहीं तो क्या होगा ना कि ये आपको मन में शांति भी नहीं लाने देगी और आपकी जो पुरानी सभ्यता है ये आप खो दोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सारा भविष्य का चिंता खुद छोड़कर खुद को परलोक की चिंता में लीन करना है। आपको सोचना है, आप उद्देश्य सोचो। आपने कभी सोचा है कि आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो लाइफ में क्या होना चाहिए? आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब अगर किसी को बोलो तो वो कहेंगे अरे मतलब फालतू बात है, मुझे ये नहीं है, मेरा ये उम्र नहीं है सोचने का। तो देखिए ये सब ना फालतू बात होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना किधर है, ठीक है, अगर आपको रास्ता पता ही नहीं है तो आप किधर जाओगे? तो ऐसे में इसकी कोई उम्र नहीं होती है। आपको क्या करना है, अभी से डिसाइड करना है वाकई में आपकी लाइफ में क्या आपको चाहिए, आपका रास्ता क्या होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। ये सब में क्या होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो मन है ना वो, सही बात है, चंचल होता है तो वो इधर उधर चला जाता है। तो टोटली यही बात कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, मन में स्थिरता लानी है। आप सोचो, अगर आप आँख खोल के सोचोगे ना तो आपको सारी दुनिया दिखेगी, वो आपको कंफ्यूज कर देगी। लेकिन अगर आप आँख बंद करके सोचोगे ना तो आपको सिर्फ आप नज़र आओगे। और वहीं पे क्या होगा कि आप जो सोचना चाहते हो, आप जो रियली में चाहते हो, वो आपको तब नज़र आएगा जब आप आंखें बंद करोगे। तो वो बात है। फिर आप देखो पैराग्राफ जो 14 है कि सम ऑफ द immediate and brilliant result of modern invention are too maddening and resist। मतलब क्या है कि जो आधुनिक आविष्कार हैं, कुछ जो आधुनिक आविष्कार हैं, कुछ तत्काल और शानदार परिणाम लाजवाब देने वाले होते हैं। यानी आप देखो जो आधुनिक आविष्कार होते हैं, नए नए जो आविष्कार होता जा रहा है, क्या है, अब साइंस आप देखो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तो ये जो नए नए आविष्कार होते हैं ना, ये वाकई में शानदार तो होते हैं, लाजवाब होते हैं। लेकिन आप देखो यहीं पे आगे कहा भी गया है कि ये क्या होते हैं कि टेम्पररी होते हैं। बट I have no manner to doubt that the victory of man lives in that resistance। मतलब क्या है कि लेकिन मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि आदमी की जिस संघर्ष में है। मतलब हम सब कुछ समझ रहे हैं कि आविष्कार क्या है, नई नई चीज़ों का हो रहा है, हम साइंस से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत विकास हो गया है, बहुत हम आधुनिक हो गए हैं, सब कुछ ठीक है, सब हम मान रहे हैं। लेकिन
ये बात फिक्स है कि जो आदमी का जीत होता है ना, वो संघर्ष से ही होता है। अब आप एक चीज़ सोचो, ठीक है, आप किसी दोस्त के यहाँ जाओ मिलने, तो आप अपने दोस्त के पास क्यों जाते हो? क्यों? आप उससे अच्छे से बात कर पाओ, अपना थोड़ा टाइम क्या करो उसके साथ गुजार पाओ। लेकिन आप सोचो, आपका दोस्त आपसे मिलने नहीं आए, लेकिन फिर भी वो आपको क्या करे, सारी सुख सुविधा आपको आपके तक पहुंचा दे। वो आपको क्या करे, अपने वेटर को भेज दे, आपको अच्छे अच्छे खाना मतलब वो भेज देंगे, ठीक है, आपको बहुत अच्छे रूम में ले जाए, बहुत अच्छे से ट्रीट करे, सब कुछ करे, लेकिन वो खुद मिलने नहीं आएगा। तो आप देखो, वही बात है यहाँ पे कि ये जो मशीन होते हैं ना, ये हमें सारी सुख सुविधा दे सकती है, लेकिन जो मानव होता है, ठीक है, उसकी तुलना में ये कुछ नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना है कि आदमी का असली जीत क्या होता है, संघर्ष में होता है। आप सोचो, कोई काम होगा जो मशीन के द्वारा हो जाएगा, तो आपको उतना मज़ा ही नहीं आएगा। आप सोचो, आपकी बहन की शादी है, सारा काम आप क्या करोगे, किसी आदमी को रख लो, सारा काम वही कर देगा, तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपने क्या किया, अपनी बहन की शादी की है, या मतलब इस तरह का कुछ। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब आप संघर्ष करते हो और तब आपको कुछ मिलता है, तो वो खुशी होती है। लेकिन आपको तो पता है, अरे मैं नहीं भी करूँ तो क्या है, मुझे मिलना ही है, तो आप कुछ करोगे ही नहीं। जब कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे, कुछ काम ही नहीं रहेगा आपके पास, तो आपको जीने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो वही बात है। आप देखो यहाँ पे, वी आर in danger of battering away the permanent good for a moment pleasure। मतलब क्या है कि हम अस्थायी हित का सौदा पल भर की आनंद के साथ करने का जोखिम उठा रहे हैं। मतलब क्या, आप देखो, हम क्या करते हैं ना, कुछ क्षण की खुशी के लिए, ठीक है, कुछ थोड़ी खुशी के लिए हम जो अपनी जीवन भर की शांति है वो कई बार खो देते हैं। तो ये सही नहीं है। आप सोचो, आप जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आप 2 रुपए की चीज़ के लिए आप अपना 1000 रुपया खराब कर रहे हो, ठीक है, बर्बाद कर रहे हो, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है, तो ये सही नहीं है। और वही हम कर रहे हैं अपनी सभ्यता को खोकर। आप देखो, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारत की सभ्यता है, सब लोग जो बनना चाहते हैं ना, वो हम ऑलरेडी बन चुके हैं। हम ठीक उसी तरह है। आप देखो, इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, हम नहीं भी अगर कुछ करें ना, फिर भी हम क्या है, उनसे आगे ही हैं। तो जब हम आगे हैं, तो हम अपने पीछे वालों से अब उनका पड़तर हम क्यों करें? क्योंकि आप सोचो, अगर आप उनकी तरह बन जाओगे तो फिर आपका जो बड़प्पन है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो वही बात है, ठीक है। फिर देखिए पैराग्राफ 15 जो है कि जस्ट एज इन West, they have made wonderful discoveries in this material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries, things of religion of the spirit of the soul। मतलब क्या है कि जिस तरह पश्चिमियों ने, यानी जो पश्चिम के लोग हैं, उन्होंने अद्भुत वस्तुओं की खोज की है। मतलब क्या है कि उन्होंने खोज किया है, अद्भुत नई नई चीज़ों का खोज किया है। तो उसी तरह, मतलब हम पीछे नहीं है, उसी प्रकार हिंदू धर्म ने आध्यात्मिक और अंतर आत्मा के क्षेत्र में बहुत से अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है। मतलब उन्होंने क्या किया, अब आप देखो, वो हिंदुइज्म पे आ गए, मतलब जो हिंदू धर्म है उस पर आ गए हैं हमारे जो ऑथर है। तो वो क्या कह रहे हैं ना कि जिस तरह वो जो आविष्कार कर रहे हैं, उसी प्रकार हमने भी क्या किया है, आविष्कार किया है। लेकिन हमने भौतिक चीज़ों का आविष्कार नहीं किया है। हमारा जो खोज है, हमारा जो आविष्कार है, वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने किसी सामान का आविष्कार नहीं किया है। हमने अंतर आत्मा में बहुत अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है, ठीक है। हमारे अंदर क्या है, शांति है, हमने मन की सिद्धि प्राप्त की है और आध्यात्मिक सिद्धि। और ऐसा नहीं, आप देखो कि भारत में क्या है, अज्ञानता तो नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ज्ञानी लोग हैं विश्व में, तो उसमें सबसे पहले आप देखो भारत के लोगों का ही नाम आता है। भारत के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो क्या है कि विश्व इतिहास में बिल्कुल अस्मरणीय है, सबको याद है। तो यही है कि भारत की जो सभ्यता है, ये क्या है, बहुत अद्भुत है। आप देखो, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन क्या है कि हमारा ध्यान इतने उत्तम खोजों पर नहीं है। मतलब आप देखो कि जो इंडियन है, आप देखो जो इंडिया के लोग होते हैं ना,
बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो रहते तो इंडिया में है, लेकिन वो कंपेयर करेंगे, देखो विदेश इतना डेवलप कर गया, भारत कुछ नहीं है, ये है वो है। तो आप देखो ऐसे लोग का मतलब माइंड आप देखो कि ये क्या कर रहे हैं, हमारी खासियत को नहीं देख पाते हैं, ये सिर्फ आलोचना ही करते हैं। और ऐसे लोग होते हैं, इनका बस यही काम ही होता है कि वो क्या करेंगे, हर चीज़ के निगेटिव पहलू को देखेंगे। तो इन्हें हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। और यही यहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा भी था, मैंने आपको पढ़ाया है कि ऐसे कुछ लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, भारत की आलोचना करते हुए, और विदेशियों से ज़्यादा उसमें आपके देशवासी शामिल है। तो हमें क्या करना है, इन्हें पूरी तरह से इग्नोर करना है, ठीक है। आप देखो, आई एम नॉट इनेमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मतलब क्या है कि मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ, जो विदेशों में प्रगति हो रही है मैं उनसे मोहित नहीं हूँ। इनफैक्ट मतलब क्या है कि वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स टू थ्रो गॉड इन हिज विजडम हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग, मतलब अलोंग दोज लाइन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वास्तव में ऐसा लगता है, मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने अपने ज्ञान में भारत को प्रगति की उन पंक्तियों के साथ खड़े होने से रोक दिया है। मतलब आप देखो, जो उनकी ऐसी सोच है ना, जो विदेशियों की जो सोच है, वो क्या की है कि भगवान ने क्या किया कि अपने ज्ञान से, मतलब भगवान ने अपने ज्ञान से भारत को प्रगति की उन पंक्तियों के साथ खड़े होने से रोक दिया है। मतलब वो नहीं चाहते कि हम क्या करें, भीड़ का हिस्सा बने, हम क्या है, भीड़ से अलग है। अब आप देखो, जो सिविलाइजेशन, पश्चिमी जो सभ्यता है ना, आप देखो ठीक वैसे ही सभ्यता, मतलब ये अमेरिका में नहीं, आपको मतलब उस साइड जिस भी देश में जाओ तो सभी का एक टाइप का कल्चर है। तो आप देखो, आप उनकी अलग अलग विशेषता को नहीं छांट सकते हो। लेकिन आप देखो, भारत का कंपेयर आप किसी भी देश से कर लो, ठीक है, आपको विशेषता तो मिल जाएगी भारत में, लेकिन आपको क्या होगा, उसके कंपेयर में बुराई बहुत कम मिलेगी। तो ये यही बात है कि हमें क्या किया है, भगवान ने भीड़ का हिस्सा बनने से रोक लिया है, so that it might fulfill its special mission of resisting and ऑनरस ऑफ मेटेरियलिज्म, ठीक है, ताकि वह भौतिकवाद को बढ़ते कदम का विरोध करने से अपनी खास मिशन को पूरा करे। कि हम क्या करें, भीड़ का हिस्सा बनके हम उस चीज़ों का आविष्कार, यानी भौतिकवाद हम नहीं अपनाएंगे, हम क्या करेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान को अपना रहे हैं, ठीक है, हम आत्मा की खोज कर रहे हैं, मन की खोज कर रहे हैं, शांति की खोज कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या किए हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बने हैं, ताकि हम क्या करें कि हमारा जो मिशन है, हम अपने इस खास मिशन को पूरा कर सके। तो ये यहाँ पे कह रहे थे ऑथर। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रहने देते, सेकंड पार्ट में, लास्ट पार्ट में मैं क्या करूँगी, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूँगी। तो तब तक के लिए आप घर पे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाय बाय, टेक केयर।